नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर एक बार आपके सामने आया हूँ क्रैश कोर्स लेकर। क्रैश कोर्स में अपन सब लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 की। सर्वप्रथम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल को इतना अच्छे से सब्सक्राइब करने के लिए, सभी टीचर्स को इतना पसंद करने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। सभी टीचर्स अपने घरों से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं भी अपने घर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सब लोग बढ़िया उत्साहित हैं आप लोगों का सभी का स्नेह और प्रेम देखकर। इसे बनाए रखिए। हम जैसे जैसे जितना आप बढ़िया प्रेम बनाए रखेंगे उतना हम सभी अध्यापकों में ऊर्जा बनी रहेगी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। खैर आइए बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। अपन ने बात कर ली थी आपको डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाली। जो अपना सेकंड लेक्चर अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का डाला उसमें अपन ने देखा कि भाई अपन कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। आज अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। फ्रेश कोर्स से थोड़ी सी रफ्तार तेज होगी, ध्यान से सुनिए। फिर से बार-बार मैं हमेशा कहते आ रहा हूं, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो एक बार 12वीं या फिर एक बार कहीं से कोचिंग कर चुके हैं। ये नए बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए डिफरेंट कोर्सेज YouTube पे आ चुके हैं। 11th से 12th वालों के लिए भी और 12th से मतलब 11th से 12th वालों के लिए भी और 10th से 11th वालों के लिए, वो उसे देखिए, क्रैश कोर्स है। खैर आइए पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि भाई हमने जब सिस्टम को बनाया तो कितनी एनर्जी लगी। फिर से प्रूफ पे नहीं जाते हुए हम समझते हैं कि मान लीजिए Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। इस सिस्टम को बनाने के लिए इसका करने का तरीका ये होता है कि Q1 को यहाँ फिक्स रख लेते हैं, Q2 को अनंत से लेकर आते हैं। जो लेकर आने में कार्य खर्च होता है किसी भी इंसान का, वो जो एनर्जी वर्णन होता है वही वर्णन इसके अंदर स्टोर हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी होती है वो होती है K(Q1Q2)R। क्या होती है? K(Q1Q2)R। ध्यान से देखो, जब आपने वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी तो पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी उसी चीज के लिए डिफाइन होती है जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होते हैं, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि इसकी पोटेंशियल क्या है? K(Q1Q2)R। याद करो वर्णन में जब वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं तो ये भी बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन जब करी जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन उस जगह की तभी हो सकती है जब किसी एक जगह पर हमने 0 माना हो, यानी कि Q1 Q2 अगर R दूरी पर रखे हुए हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी K(Q1Q2)R तब है जब हमने ये असम्पशन ले रखा है। क्या ले रखा है? हमने असम्पशन ले रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इक्वल टू 0, यानी कि जब Q1 और Q2 के बीच की दूरी इनफाइनाइट होगी तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी होगी। तब K(Q1Q2)R पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब वो दोनों R दूरी पे रखेंगे। इसे ऐसा भी माना जा सकता है कि ये वो एनर्जी है जो इस सिस्टम को बनाने में खर्च हुई और ये एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसके अंदर स्टोर हो गई। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार बच्चों को इसकी फील नहीं आती, तो ये बात हम लोग क्लियर हो गई। प्रूफ में जा रहे बात बिल्कुल एकदम क्लियर है। फॉर्मूला याद होना चाहिए Q1Q2/R। स्केलर फॉर्मूला Q1 Q2 को रखते हैं साइन के साथ। कैसे रखते हैं? साइन के साथ। बहुत बढ़िया, इसको रखते हैं साइन के साथ। बहुत सुंदर। तो साइन के साथ रख दीजिए, बहुत आनंद आएगा, बढ़िया लगेगा, मजा आएगा। साइन के साथ रख दिया तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। सो व्हाट डू यू मीन बाय Q1Q2/R? कि भाई दो चार्ज अगर आप दूरी पे रखे हो तो उनको बनाने में इतनी एनर्जी खर्च होती है और ये एनर्जी जो खर्च होती है वो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में स्टोर हो जाती है और वो है K(Q1Q2)R। आप इसे ये भी बोल सकते हो कि वर्णन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन फॉर्मिंग is also same is equal to K(Q1Q2)R। बहुत बढ़िया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, याद करो। अगर आपने बहुत ध्यान से देखें तो वर्णन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन फॉर्मिंग दिस इज K(Q1Q2)R। याद करो जब आपने पहले कहानियां पढ़ी थी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की, तो हम क्या लिखते थे? वर्णन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U, यानी कि U इनिशियल माइनस U फाइनल। ये वर्णन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता था। यहां पर वर्णन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो हमने लिखा U इनिशियल माइनस U फाइनल। सोचो, ध्यान से देखो, ये अपने क्या लिखा? U इनिशियल माइनस U फाइनल। यानी कि अगर मैं अनंत से इससे लेकर इसको बना रहा हूं तो U इनिशियल ये हो गया
और क्या U फाइनल ये हो गया? क्या U फाइनल अपना बेसिकली 0 है जो हमने माना? क्या ये Q1 Q2 by R हो गया? बिल्कुल सही बात है। यानी कि इस सिस्टम को बनाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द्वारा का इतना कार्य करना पड़ेगा। क्या ये नेगेटिव आया? हाँ, आना भी चाहिए। सोचो, जब हम Q2 को अनंत से लेकर यहां लाएंगे तो इधर लाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है तो वर्तन नेगेटिव होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है। और जो एक्सटर्नल एजेंट्स को पकड़कर इधर ला रहा है वो इसको इधर पकड़ के अगर ला रहा है तो इधर ही फोर्स भी लगा रहा है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, तो उसका वर्तन पॉजिटिव है। और स्टोर कितनी हुई? ये क्या कहानी समझ में आई? अनंत पे 0, R पर ये मान ली गई। क्यों मान ली? क्योंकि ये 0 था। अनंत से लेकर यहां पर लाने में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने कार्य करा वो इतना है और एक्सटर्नल एजेंट का इतना है। इसलिए कैसे लिखा जाता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U, जिसे आप लिख सकते हो U इनिशियल माइनस U फाइनल। इस बात को अगर ये बात अपन वर्क पर एनर्जी में पढ़ते हैं कि वर्क पर एनर्जी का हिस्सा है। सही बताऊं तो जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ये वर्क पर एनर्जी नहीं पढ़ा जाता है जो अपन 11th में करते हैं। बस आज अपन उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम पे पढ़ रहे हैं। किस नाम पे पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम पर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया साहब, ये बात अपने अच्छे समझ आ गई। अच्छे से लेक्चर मतलब वीडियो को पॉज करके इसे अगर उतारना चाहते हो तो उतार लो। मैं आगे चलता हूं और देखते हैं। ठीक सर भाई, ये बात हमें समझ आ गई। अब क्या करें? अब छोटी छोटी बातें और करते हैं। ये हमें क्लैरिटी से समझ में आ गया। इसमें आने वाले कुछ और सवाल को अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा। कैसे मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, देखो कैसे। ये हमारे यानी कि दो चार्ज अगर Q1 Q2 ऐसे R दूरी पर रखे हुए हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इनकी पोटेंशियल एनर्जी है K Q1 Q2 by R। ठीक, अब इसमें कैसे सवाल आते हैं जो मॉडर्न फिजिक्स में रदरफोर्ड के टाइम पे भी आ सकते हैं। कुछ जो स्टैंडर्ड सवाल है, 3 वो मैं आपको बताता हूँ फटाफट ध्यान से सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक चार्ज जैसे Q1 है जो यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक, और एक Q2 चार्ज को ऐसे V0 से फेंका गया इंफिनिटी से। एग्जांपल 1, 3 एग्जांपल को ध्यान से सुनिए। आपसे पूछा जाए कि बताइए ये इंफिनिटी से अगर फेंका गया तो इसकी मिनिमम दूरी क्या होगी अगर ये फिक्स्ड है। इस सवाल को करने का सिंपल तरीका है, ऐसे रदरफोर्ड मॉडल में भी होता है कि अगर ये Q1 है तो मिनिमम दूरी के लिए R मिनिमम, जब ये मिनिमम दूरी पर आएगा तो इसकी रफ्तार 0 हो जाएगी। यहां से लेकर यहां तक क्या कंजर्व है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या एनर्जी कंजर्व है? हाँ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ m, मान लीजिए इसका मास m, हाफ m v0 स्क्वायर, हाफ m v0 स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अनंत पे है 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी रुक गया क्योंकि मिनिमम दूरी पे लाना है 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 by R मिनिमम। क्या मिनिमम निकला है? सॉल्व। पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी वेराइटी का देखो कैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि Q1 चार्ज है मास m का, ये Q2 चार्ज है मास m का, ये अनंत पर है, अनंत पर हमने इसको V0 से फेंका, ये भी फ्री था, ये भी फ्री था, ये फिक्स नहीं था। अब बताइए R मिनिमम क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? आप जानते हो कि अब ये भी चलने लगेगा और ये भी चलेगा। इस पर फोर्स लेफ्ट में राइट में लग रहा है, इसमें फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, दोनों में लगने वाला फोर्स अपोजिट है। इसकी रफ्तार बढ़ेगी, इसकी घटेगी, पर जब तक इसकी ज्यादा है और इसकी कम है इनकी दूरी घटती जाएगी। तब तक घटेगी जब तक कि दोनों की रफ्तार, तब तक घटेगी जब तक कि दोनों की रफ्तार यानी कि Q1 की रफ्तार और Q2 की रफ्तार बराबर ना हो जाए। अभी भी इसकी रफ्तार इसके बाद और घटेगी और इसकी और बढ़ेगी, पर क्या अब दूरी बढ़ती जाएगी? तो क्या यही वो सिचुएशन है जब R मिनिमम आएगा? अगर R मिनिमम इस सिचुएशन पर कब आएगा? जब दोनों की रफ्तार
सेम हो जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। तो अब कैसे सॉल्व करें? क्या एनर्जी कंजर्व है? हाँ, पर वेरिएबल तो मेरे पास दो हैं, वी और आर मिनिमम, यानी कि एक वी और आर मिनिमम, यानी कि इक्वेशन भी दो होनी चाहिए। अब देखो, एक इक्वेशन तो एनर्जी की है ही, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू 2 इनटू v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाय r मिनिमम। बिल्कुल सही बोले सर आप, ये इक्वेशन समझ आ गई। अब क्या करें? ठीक है, समझ आ गया, पर इक्वेशन तो हमें दो चाहिए। क्या यहाँ पर इस पर फोर्स राइट है, इस पर फोर्स लेफ्ट है? क्या नेट फोर्स जीरो है? बिल्कुल जीरो है सर। अगर जीरो है तो क्या इस पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका मोमेंटम कंजर्व है, यहाँ नहीं कंजर्व है क्योंकि यहाँ फिक्स है। फिक्स है तो हिंज फोर्सेस आ गए, हिंज फोर्सेस आ गए तो ये जीरो नहीं है। क्या इसमें जीरो है नेट फोर्स? हाँ, तो मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम mv0 इक्वल टू 2mv। बोलो कितनी इक्वेशन? दो। कितने वेरिएबल? दो। सॉल्व कौन करेगा? तुम, क्योंकि क्रैश कोर्स करिए, कर सकते हो, इसको खास बात नहीं। इसमें एक और वैरायटी का सवाल ध्यान से देखो। कैसी वैरायटी? तीसरी वैरायटी अपनी आती है। फटाफट समझते हैं, अच्छे से देखते हैं। आइए, तीसरी वैरायटी कैसी है? तीसरी वैरायटी में हम इन दोनों सवालों में देखो, हमने इस वाले चार्ज पार्टिकल को इसी की लाइन के अराउंड छोड़ा। मान लो मैं ऐसा ना करूं, मैं बोलूं Q1 फिक्स्ड है और Q2 को मैं ऐसे छोड़ू। याद करो, अगर कभी आपने ध्यान दिया तो रदरफोर्ड मॉडल में कुछ को सीधा छोड़ते हैं, कुछ थोड़ा ऊपर से होता है। इसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, ये डी मान लेते हैं अपन। ये Q2 चार्ज इंफिनिटी से छोड़ा गया मास m पर ऐसे छोड़ा गया थोड़ा ऊपर, ये दूरी d है, इसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। अब पहले सोचो जाएगा कैसे। अगर तुम फोर्स को देखो तो हमेशा उसको ऐसे लगेगा, तो ऐसे ही ये अपना कहलाएगा आर मिनिमम। फिर से आर मिनिमम निकालना है। जब आर मिनिमम यहां पर होगा, जब आर मिनिमम यहां पर होगा तो ये दूरी v, ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा, पर ये v जीरो नहीं होगा, कुछ तो होगा v। क्या फिर से आर मिनिमम और v दो वेरिएबल हैं? बिल्कुल है। क्या मोमेंटम कंजर्व है? क्या एनर्जी कंजर्व है? हाँ, जो कंजर्व है उसको पहले लिख लें। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इनिशियल अपना मान लेते हैं v0, हाफ m v0 स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाई r मिनिमम। पर दो वेरिएबल हैं तो एक और इक्वेशन चाहिए। एक और इक्वेशन कहां से आएगी? मोमेंटम तो कंजर्व नहीं है। क्यों नहीं कंजर्व है? क्योंकि Q1 फिक्स्ड है तो हिंज फोर्सेस आ गए हैं, हिंज फोर्सेस आ गए हैं तो नेट फोर्स जीरो होना संभव नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। तो कहां से लाए? कहां से लाए? ध्यान से देखो, सोचो। ये अगर ऐसा है, कभी-कभी अगर आपको लगे लेक्चर के दौरान कि मैं इस पे और सोचना चाहता हूं कि कैसे होगा सवाल, तो पॉज कर लो और सोच लिया करो। ठीक है, मैं आते वक्त बताता जा रहा हूं, पर यही तो फायदा है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। हमें एक दो दिन पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको फायदा क्या है? पीछे समझ में आए, पीछे से करके देख लो। किसी सवाल में ज्यादा दिमाग लगा रहा हूं, रोक के देखो, जल्दबाजी इस बात की। शायद हम जब क्लासरूम में पढ़ाते तो ये सुविधा आपको नहीं होती, ये आपको लाइव में मिल रही है। ऐसा नहीं है, कई बच्चों को लगता है कि लाइव पढ़ने से कुछ होगा। रिकॉर्ड लेक्चर के भी अपने फायदे हैं, लेकिन दो दिन पहले जो स्पेशली आपने रिकॉर्ड करेगा उनमें ज्यादा फायदा होगा। आपको हो रहा है कैसे? पीछे करके भी देख सकते हैं और कहीं कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा भी पीछे देख सकते हैं और रोक के सवाल पे ज्यादा सोच भी सकते हैं। क्या है? तो मैंने आर मिनिमम कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब देखो, आप ध्यान दो, इस पे फोर्स इधर लगा, इस जगह पर इस पे इधर लगा। अगर आप बहुत ध्यान दो, इस पॉइंट ए के अबाउट, इस पॉइंट ए के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क जीरो और इस फोर्स का टॉर्क भी जीरो, क्योंकि ये तो इसी लाइन पर ही कर रहा है ना। बहुत ध्यान से देखो तो ए के अबाउट टॉर्क जीरो है। क्या जीरो है? टॉर्क। बात तो सही है साहब। तो टॉर्क अबाउट ए क्या है? जीरो। जैसे ही टॉर्क अबाउट ए जीरो हुआ, जैसे ही टॉर्क अबाउट ए जीरो हुआ, हमें पता है कि सब मोमेंटम तो नहीं कंजर्व है, पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। किसके अबाउट? ए के अबाउट।
बिल्कुल सही। तो लिखें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट ए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट ए, बिल्कुल सही सर। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट ए लिख लिया। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सब लोग जानते हैं, मान के चल रहा हूं आपको आता है। एंगुलर मोमेंटम होता है mr क्रॉस v, mr क्रॉस v, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब क्या करें, इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियल बराबर फाइनल, सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल बढ़िया। इनिशियल बराबर फाइनल, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, बहुत सुंदर। अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ मत करो, ध्यान से देखो। ये जो एल इनिशियल और एल फाइनल है, देखो इनिशियली अपना आर तो ऐसे लिखना था, पर याद करो ऐसे लिख सकते हैं एम आर परपेंडिकुलर वी। तो अगर इसे आर मानो तो आर परपेंडिकुलर ये क्या हो गया डी, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हुआ एम डी वी नॉट, ऐसे आर लेते हैं ना, और एम आर क्रॉस वी में आर की जगह क्या परपेंडिकुलर ले सकते हैं, वो डी होता है। तो एम डी वी नॉट बाहर, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हुआ एम वी नॉट डी, और फाइनल क्या, फाइनल आर मिनिमम और वी में पहले से ही 90 डिग्री एंगल है, तो फाइनल हो गया एम आर मिनिमम वी, एम ने एम को मार दिया। क्या दूसरी इक्वेशन निकल आई, क्या ये पहली थी? फिर से दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तीनों आपके सामने आ गए। पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, क्या होता है, अपन उसकी तीन इलस्ट्रेशन भी कर ली। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसी पे से प्रूफ भी बता रहा हूं, बात को समझिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब अभी जो आपने एनर्जी पढ़ी थी, ध्यान से उसमें दो चार्जेस है, अगर दो से ज्यादा हो तो ध्यान से समझिए, दो से ज्यादा हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। मान लो कि अपने दो चार्ज थे Q1 और Q2, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, Q मान लो, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, KQ² ठीक। सोचो अगर ऐसे तीन हो तो तीन लिखना सिखाता हूं एक बार, Q Q Q, ये 1 2 3, अगर तीन हो तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि वर्डन इनका कैसे लाया गया इस बात पर डिपेंड नहीं करता। और याद करो अपनी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की, दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीसरे के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बनाने का तरीका ये होता है, हम ये भी समझे पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका है कि अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 1 2 और 3 इनको बनाने में जो एनर्जी खर्च हुई, क्या वो इसमें स्टोर हुई। जब हम सबसे पहले 1 को लाए, जैसे अगर आप इसमें समझे तो सबसे पहले जब अपन 1 को लाए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, पर जब 2 को लाए तो कितना कार्य करना पड़ा, वो इसके अंदर स्टोर हो गया। ऐसे जब हम 1 को लाए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, पर जब 2 को लाए तो क्या 1 की वजह से कार्य करना पड़ा, हाँ कितना करना पड़ा, अपने को करना पड़ा KQ²/A, मान लेते हैं ये A है दूरी, ठीक बिल्कुल सही। जब 2 आ गया 1 आ गया, बन गया। जब 3 को लाए तो क्या 1 की वजह से भी करना पड़ा और 2 की वजह से भी करना पड़ा, यानी कि जब 3 को लाए तो 1 की वजह से भी करना पड़ा और 3 में 2 की वजह से भी करना पड़ा। क्या दोनों की दूरी A है तो दोनों का ये लिख दिया, बिल्कुल सही बात है, यानी यहां से आ गया 3KQ²/A। सोचो जब 3 पार्टिकल हो गए तो क्या टर्म्स 3 हो गई। सोचो अगर ये 4 पार्टिकल होते तो क्या दूरियां भी अलग अलग होती, कुछ मान लीजिए जैसे 4 पार्टिकल होते Q Q Q Q Q। सोचो ध्यान से, अगर ऐसे 4 होते तो क्या एनर्जी लिखने के लिए जब चौथे को लाते, इसको लाते 1 2 3 4, चौथे को लाते तो 3 की वजह से कार्य करना पड़ता, 2 की दूरी 1 होती, 1 की दूरी √2A होती। तो क्या सोच 3 + 4 क्या 7 टर्म आती, यानी जब 4 को लाए तो क्या 7 टर्म लिखनी पड़ती। सोचो जब 5 को लाते तो 3 + 4 7, 7 प्लस 1 2 3 4, तो अपन जब इसको टर्म लाए, सॉरी मुझे गलत बोला, 1 2 3 4, ध्यान से देखते हैं। जब हम इसको 3 को लाए तो ये टर्म कितनी है 1 2 3, जब इसको लाए 1 2 3 4, तो सोचो जब चौथे वाले 3 टर्म और बढ़ जाएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी 6। हाँ सो जब 5 को लाओगे तो 4 और जुड़ जाएगी, 6 + 4 10, 6 को लाएंगे तो 6 और जुड़ जाएगी। ध्यान से देखो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, हर बार एनर्जी लिखने की नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी NC2, कितनी हो जाएंगी NC2। ऐसे तो हमारी टफनेस बढ़ती जाएगी। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं ध्यान से देखो, मैं पूरी प्रूफ में ज्यादा ना जाते हुए आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, ध्यान से देखो। शॉर्ट ट्रिक है, क्या है शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है n/2 U1,
n/2 u1 ये टोटल एनर्जी। कैसे n/2 u1? n is the number of terms, n is the number of particles। 1 2 3 4 कितने पार्टिकल हैं? 4। तो 1 2 3 4 पार्टिकल अपने लिख लिए। बहुत बढ़िया, 4 पार्टिकल अपने समझ भी आ गए। तो 1 2 3 4 पार्टिकल अपने लिख लिए। इन चारों पार्टिकल के बारे में हमने बात कर ली थी। n के लिए हुई 4। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। U1 का मतलब इनमें से किसी की भी एक एनर्जी लिख लो। क्यों? क्योंकि एक की एनर्जी लिखो, बाकी सबकी वजह से बस खत्म। वो U1 है। क्योंकि 1 के लिए लिखो, 2 के लिए लिखो, 3 के लिए लिखो, 4 के लिए सब सिमेट्रिक है। ये ट्रिक काम करती है जब सिमेट्रिक हो। और लॉजिकल बात है कि अगर बड़ा टर्म्स लेंगे तो सिमेट्रिक तो आएगा ही। और कभी बाय द वे वो पागल हो जाए एग्जामिनर और अपने से अनसिमेट्रिक पूछ ले तो बेसिक से चलो, एक को लाओ 0 करके, दूसरे को लाओ पहले की वजह से, तीसरे को लाओ दोनों की वजह से, चौथे को लाओ तीनों की वजह से, बेसिक से चलो, वरना शॉर्टकट काम करेगी। अब देख कैसे काम कर रही है इसमें। देखो n/2 4/2 किसी भी एक पर एनर्जी, इस पे एनर्जी इसकी वजह से kq²a, इसकी वजह से kq²a, इसके से kq²√2 है। यानी कि 2kq²a प्लस kq²√2a। आंसर आ गया। आंसर डन, सॉर्टेड। ध्यान से देखो, मैं तो कह रहा हूं आपको मैं टफ सवाल कराता हूं। 8 वाला देखो कहां लिखूं, ये लिख देता हूं। चलो यहां पर आता हूं। देखो 8 वाला कौन सा? मान लो क्यूब है। क्या है? क्यूब है भाई। लो भाई क्यूब ले लिया। अगर हमने क्यूब ले लिया तो सब पे क्यूब 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 क्यूब, तो कितने चार्ज रखे? 8। सोच 8c2 8 7 56/2 28 टर्म्स लिखनी पड़ेगी। ऐसे करोगे तो 28 टर्म्स लिखे तो पागल हो जाएंगे। शॉर्टकट लगा दें। 8/2 u1। किसी एक को पकड़ो, इससे सोच कितने चार्ज? 1 2 3 4 तो a दूरी पर है, क्योंकि इस वाले एक पार्टिकल पर 7 की वजह से एनर्जी है। तो सोच 1 2 3, तो 3 तो a दूरी पर है। 3kq²a। ध्यान से 3 1 2 3 ये फेस डायगोनल पर हैं, यानी कि √2a दूरी पर हैं। मतलब kq²/3 kq²/√2a। 3 3 6 टर्म हो गई। और एक पार्टिकल क्या √2a दूरी, सॉरी √3a दूरी पर है। बॉडी डायगोनल है, यहां से लेकर वहां तक बॉडी डायगोनल है, यानी कि kq²/√3a। बहुत बढ़िया। लो आंसर डन, सॉर्टेड। आंसर खत्म। लो अब कभी कोई किसी सिस्टम की पोटेंशियल पूछ ले, क्या हम सवाल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। टेंशन क्या लेनी? बढ़िया, शानदार, जोरदार एकदम। क्या क्लियर है मेरी बात एकदम? तो ये थी अपनी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना। ठीक है, तो आओ चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल, जैसे अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या वो एक चार्जेस की प्रॉपर्टीज आ जाती है? ऐसे ही पोटेंशियल डिफाइन करा गया। बहुत काम करता है पोटेंशियल, कैपेसिटर में, करंट में बहुत काम करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा भाई, ये बात हमें समझ में आती है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ध्यान से देखो। अब बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला इस पॉइंट पे 10 वोल्ट है। वोल्ट क्यों बोला मैंने? पहले आप समझिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि ये हो गया जूल पर कूलम, इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। मान लीजिए मैंने बोला इस जगह का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो आपके मन में कैसी भावनाएं आनी चाहिए कि अगर इस जगह पर मैं 1 जूल रख दूंगा, सॉरी 1 कूलम रख दूंगा, कितना रख दूंगा? 1 कूलम रख दूंगा, तो मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि 1 कूलम में का चार्ज अगर रखूंगा तो इस सिस्टम की एनर्जी 10 जूल हो जाएगी। तो 2 कूलम रख दूंगा तो 20 जूल हो जाएगी। तो पोटेंशियल टेल्स यू अबाउट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी कि अगर मैं Q चार्ज रखूं r दूरी पे पोटेंशियल
पूछा जाए, इसका मतलब क्या सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पे 1 कूलम रख दो तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? क्या सिस्टम की एनर्जी होगी kq * 1/r, यानी कि kq/r, यानी कि q चार्ज से r दूरी पर पोटेंशियल होता है kq/r। पर याद करो kq1 q2/r तब था जब पोटेंशियल एनर्जी अनंत पे क्या मानी थी? 0। यानी कि पोटेंशियल उस तरीके की प्रॉपर्टीज ही रखता है जैसे पोटेंशियल एनर्जी रखते थे, यानी कि किसी भी एक जगह का पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए किसी एक जगह पे 0 मानना चाहिए। यानी कि जब हम q चार्ज की वजह से r दूरी पर पोटेंशियल kq/r बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या उसका पोटेंशियल अनंत पे 0 माना गया है? तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r इज kq/r मन में पता होना चाहिए व्हेन वी हैव assumed दैट पोटेंशियल इनफिनिटी इज 0। बहुत बढ़िया साहब। अगर देखो पोटेंशियल को लिख सकते हैं तो क्या चेंज इन पोटेंशियल को डेल्टा u बाई q लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या डेल्टा u माइनस टाइम्स वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स होता था? बिल्कुल होता था, बाई q लिख दिया। क्या प्लस वर्क डन बाय एक्सेलरेशन बाई q होता था? बिल्कुल होता था। यानी कि कभी भी वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स निकालना हो तो क्या उसे माइनस q डेल्टा में लिख सकते हैं? यानी कि अगर मुझे पोटेंशियल पता हो और चार्ज पता हो तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालना पॉसिबल है। क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स निकालना पॉसिबल है तो एक्सटर्नल भी निकालना पॉसिबल है? हां, बहुत सिंपल सा सवाल कोई आपसे पूछ ले कि वर्क डन बाय, मान लो आपसे पूछ ऐसे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मूविंग -5 कूलम चार्ज फ्रॉम A to B। हो क्या समझ गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्णन चाहिए, मतलब ये चाहिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, किसको चला रहे हैं? -5 कूलम को, यानी डेल्टा V मतलब V फाइनल माइनस V फाइनल इनिशियल मतलब 40 से लेकर -50। आंसर आप लोग हो गया है, सिंपल। तो अगर मुझे पोटेंशियल पता है दो जगह का तो मेरे लिए कोई भी वर्णन निकालने में कोई तकलीफ नहीं है। इससे हमें समझ में आया, मतलब हमें डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से पोटेंशियल अगर पता होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पता होगी, पोटेंशियल एनर्जी पता होगी तो वर्णन निकाल सकता हूं, वर्णन पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी पता होगी तो एनर्जी कंजर्वेशन के कई सवाल कर सकता हूं। मतलब मुझे डिफरेंट अरेंजमेंट से पोटेंशियल पता होना चाहिए। बिल्कुल, ये लॉजिकली बात समझ में आई। इसका मतलब अब हमें पढ़ना चाहिए पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, जिसके प्रूफ तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ भाई, अब बात करते हैं रिलेशन। जैसे आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, पोटेंशियल हम पढ़ चुके थे, पर उन बातों को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। यहाँ हम स्टडी 2 में की स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर लो थोड़ा अच्छा लगेगा। ध्यान से समझो, जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा दृश्य चीज है हमारे लिए, तो अगर सोचो आप किताब खोल रहे हो, किताब खोलते एकदम से खाली बनना है और लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको अजीब सा लगेगा। इसी जो चीज नहीं दिखाई दीजिए, भगवान के बहुत सारे रूप मानते हैं, है ना, पर हमने देखा तो नहीं, कोई क्या मानता है कोई क्या मानता है। पर साइंस एक ऐसा करिश्मा है, आप मान लो कि पूरी दुनिया में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाई देती उसको मानने का एक तरीका माना गया, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इनको पूरी दुनिया में एक ही तरीके से माना गया है। इनका रूप तो हमने नहीं देखा, पर उनको लाइंस की फॉर्मेट में माना गया है। पूरी दुनिया में जिस तरीके से उनको माना गया, उनकी प्रॉपर्टीज बनाई गई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज बनाई गई, मैग्नेटिक फील्ड की बनाई गई, ग्रेविटेशनल फील्ड की बनाई गई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बनाई गई। आपके 4 टाइप की हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इनके सवाल आ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ज्यादा डीटेल का रूल नहीं है, आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। इनकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर के साथ मिलकर भी आती हैं, जो मैं आपको कंडक्टर के टाइम पे पढ़ाऊंगा। अभी बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, आती होंगी, बारी में पढ़ी होगी, एक बार रफ्तार में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इससे पहले से लिख के रख ली है, ध्यान से देखते हैं कि अगर हम बहुत ध्यान दें तो ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा। देखो, ये बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव वाली निकली वो गई का अनंत पे, तो ये बोला गया कि ये ओरिजिनेट पॉजिटिव से हो सकती हैं और टर्मिनेट अनंत में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती हैं। तो इसलिए बोला गया टर्मिनेट ऑन नेगेटिव और इन्फिनिटी एंड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो प्रॉपर्टी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव और इन्फिनिटी। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर टेंजेंट डालोगे तो वो किसकी फोर्स, किसकी डायरेक्शन देगा? टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी देगा और फोर्स की भी देगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर QE।
ध्यान देने योग्य बात, यहाँ पे ये पॉइंट डिफर करेगा जब मैग्नेटिक लाइंस पढ़ोगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में टेंजेंट डालने पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है, फोर्स की डायरेक्शन नहीं आती है, क्योंकि वहां पे फोर्स QV क्रॉस भी होता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफर होता है। याद रखना, पर यहाँ पे दोनों डायरेक्शन देता है। जैसे मान लीजिए Q1 है -Q2 है, इस जगह पे देखो तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, -Q2 की वजह से इधर है, तो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो डायरेक्शन E1 पर होगी, E2 पर होगी कि E नेट की तरफ होगी, E नेट की तरफ होगी। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या चीज, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देती है कि नेट देती है? नेट देती है। क्या देती है? नेट। अच्छा, ऐसे ही दो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर लेंगी तो एक ही जगह पर दो डायरेक्शन आएंगी, जो नेट के लिए संभव नहीं है। मतलब कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो कोई भी डायग्राम जब बनेगा तो इंटरसेक्शन नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे थोड़ी ज्यादा डेंसिटी है, यहाँ पे कम है, तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो EA ग्रेटर देन EB, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाई, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती। कई बच्चे बोलेंगे सर अभी तो क्लोज लूप में पढ़ी है, बेटा जो तुमने पढ़ा है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आप जब EMI पढ़ते हो तब आती है, वो अलग फील्ड है, ये अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर जाएगी तो यहाँ से चलकर यहाँ पर आने पे यहीं पर पॉजिटिव अगर मान लो तो यहीं से निकलकर वापस यहीं घुस गई, जो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम इसे पूरा घुमा लें तो क्लोज लूप में वर्कडन भी जीरो नहीं होगा, जबकि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्लोज लूप में वर्कडन जीरो होना चाहिए, इसलिए नहीं पॉसिबल है। ऐसे एक और बात बोली गई कि सर कितनी लाइन निकलती हैं, अगर मैं लाइंस के रूप में डायग्राम बना रहा हूं और सोचो मैंने ऐसा बनाया, कैसा मैं बताता हूं कि मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, सोचो, और ये Q1 बोला, बस ऐसे बनाया, और मैंने एक और डायग्राम ऐसा बनाया, इसको Q2। तो इसका मतलब मैं बिना कुछ कहे आपको ये बता रहा हूं कि देखो Q1 से ज्यादा लाइन निकली या आई, और Q2 में ज्यादा कम निकली और या आई, यानी कि मैं लॉजिकली बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 बड़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 से। मतलब जितनी ज्यादा लाइंस आप, मैंने किसी से 2 निकाली और किसी से 4 निकाली, मतलब जिससे 4 निकाली उसका मैग्नीट्यूड डबल है, ये मैं लॉजिकली बोल सकता हूं। ठीक है, तो बोला गया नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे मुझे प्रॉपर्टीज याद हैं आपको याद होनी चाहिए, कंडक्टर के साथ और आएंगी जो आगे पढ़ेंगे, रट लीजिए अच्छे से। चलो भाई, एक सिंपल सा सवाल आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, बहुत सिंपल सा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। बोलो भाई क्या बोला गया कि देयर आर 3 सिमिलर चार्जेस, देयर आर 3 सिमिलर चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम। मुझे बोला कि 3 सिमिलर टाइप के चार्जेस रखे हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम किस तरह का हो सकता है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, आपका समय 30 सेकंड। ठीक, सोच लिया, अब सुन, देखिए आंसर दे सकते हैं। पहला हो सकता है, नहीं हो सकता, क्लोज है, गलत, ये गलत है, बोलो क्यों? अगर इसमें से निकली तो इसमें कैसे घुस गई सिमिलर है, तो ये भी गलत, ये गलत, बोलो क्यों? बोला हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा? डी। आंसर इज डी, आंसर इज डी। वेरी सिंपल, ऐसे सवाल आते हैं। चलो भाई, एक और सवाल आया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे। क्या आया? उन्होंने बोला Q1 Q2 चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन का डायग्राम दे दीजिए। कैसे डायग्राम? पहली बात, अब उन्होंने ऑप्शन दे दिए, मैं आज 4 स्टेटमेंट बोलूंगा, कौन सा सही कौन सा गलत, ट्रू फॉल्स आपसे पूछ ले, मान लो। अब क्या करना? सोचो पहले सही पहले गलत, देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या सिखाया था, सोचो पहले इसको कौन सा सही कौन सा गलत, ट्रू फॉल्स लिखना है आपको। चलो 30 सेकंड पॉज करो, ट्रू फॉल्स लिख दो दोनों। अब मैं बताता हूं, जिससे लाइन ज्यादा निकले उसको मैग्नीट्यूड ज्यादा, देख, और इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो Q1 बड़ा है कि Q2? Q1 सिंपल। अब देख, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना संभव नहीं, मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पर होती है? छोटे वाले के पास, बड़े वाले के पास, साइड में। किसके पास? छोटे वाले के पास। छोटा कौन है? Q2। Q2 पर छोटा था Q2 के राइट में, Q2 के राइट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0 एट राइट ऑफ Q2। खत्म। ये दोनों ट्रू है।
खत्म। क्लियर है? बढ़िया। तो सवाल हो गया अच्छे, शानदार शानदार। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन ने ली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन ने ली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, सही बताऊं तो ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है जैसे वर्क और एनर्जी में करते हैं। क्या मैं आपको बताता हूं, वर्क और एनर्जी में आप पढ़ते हो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, ये वही है। क्यों देखो बताता हूं, फोर्स से मल्टीप्लाई कर तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कुछ मल्टीप्लाई कर तो पोटेंशियल एनर्जी, वही है बिल्कुल। आपसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या फोर्स बताओ पोटेंशियल निकाल सकते हो, अगर हां जवाब हो तो आप ये भी कर सकते हो। और मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल बताओ तो क्या फोर्स निकाल सकते हो, तो आपका जवाब होना चाहिए हां। और क्या फोर्स बताओ तो पोटेंशियल निकाल सकते हो, तो आपका जवाब अगर हां है तो आपको आता है। मैं आपको वैसे ही लिखना सिखाता हूं, ध्यान से। इसे आपने लिखा होगा कि फोर्स को लिखा जाता है -w/x i कैप -w/y j कैप -w/z k कैप। यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा करते थे, इसको पार्शियल x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे लिखते हैं। ऐसे इसको सोच फोर्स को क्या लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक इसकी बात करें तो qe, u को क्या लिख सकते हैं qv, इसको क्या लिख सकते हैं qv, सब तरफ से q कट गया तो बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -w/x i कैप -w/z k कैप -w/z w/y j कैप -w/z k कैप। मान लीजिए जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको पोटेंशियल दे दिया जाए ऐसा x² + 2y, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप लिखोगे -w/x, मतलब y x के अलावा सब कांस्टेंट है, तो बचा कितना -2x i कैप -2j कैप। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ऐसा कोई भी v का फंक्शन दे रखा हो, क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं? हाँ, तो ये रिलेशन आ गया। तो हमारा रिलेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है और v के साथ वैसा है। अगर हम जो जनरली इतना बड़ा रिलेशन यूज नहीं करते, जनरली अगर आप ध्यान दें तो आपने जो पढ़ा होगा, अगर सिंगल डायरेक्शन हो, क्या हो सिंगल डायरेक्शन, तो अपन जनरली उसे r ले लेते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, वैसे किसी भी ओरिजिन को लेते हो और ये r ऐसे ले लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो फिर इसे ऐसे लिखते हैं E = -w/r या dv/dr, सुना होगा आपने। वो तब लेते हैं जब सिंगल साइड रिलेशन होता है, वरना ओरिजिनल ये है। पर अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इसी से काम चल जाता है, हो सकता है आपने ये सुना हो, पर ध्यान देना ओरिजिनल ये है। सिंगल डायरेक्शन हो तो अपन ले लेते हैं E = -dv/dr, कोई बुराई नहीं है उसमें। पर क्या मुझे ऐसा भी आ जाए, क्या मैं सवाल कर सकता हूं, कर सकती हूं? हाँ, तो अपने को बात समझ में आनी चाहिए। चलिए भाई, यानी कि अगर पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती है। हाँ आती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये वाली बात हो तो आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि आपको सोचो V और R का ग्राफ दे दे, देखो ध्यान से, V और R का ग्राफ भी दे दे, ऐसा कोई मान लीजिए V और R का ग्राफ दे दे, तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सोचिए इस जगह पे, क्या स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप dv/dr का स्लोप अगर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हुई, नेगेटिव, यानी कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ v और r। तो v चाहे इक्वेशन में दे दे, चाहे सिंगल फंक्शन में दे दे, चाहे ग्राफ से दे दे, क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं? हाँ। क्या ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो क्या फोर्स निकाल सकता हूं? हाँ, तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उतारना हो तो पॉज करके उतार लो और सुनो। उल्टा करते हैं, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो क्या मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? हाँ, देखते हैं, बिल्कुल वैसी ही कहानी। अगर अपन ऐसे देखें तो E = -dv/dr, तो dv को लिखा जाएगा -e/dr। इसको और बिल्कुल अच्छे से लिखें तो dv का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट -e/dr, यानी कि इंटीग्रेट कर लें तो लिखा जाएगा v initial - v final = इंटीग्रल E.dr। आपको ऐसे ही याद रखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो v initial - v final E.dr। E is the electric field, dr is this। अब याद कर, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा लिखते थे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यानी फोर्स बताओ तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही कहानी है। याद करो, कंजर्वेटिव फोर्स की 3 फॉर्मेट पढ़ाई गई होगी, या आपने सुनी होगी, लेक्चर्स देखिएगा, अभी आपको सुनाई देगी कि ये कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है, ये fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप भी हो सकता है, और ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट भी हो सकती है, टफ वाली। मैं चलो आपको टफ वाला एक सवाल, अच्छा कैसे सुने,
मान लो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, ध्यान से देखिए कैसा, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से कि भाई अगर आपको ऐसा दे दे 2xy i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप, ऐसा कोई आपको बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब कोई आपसे बोले कि एक पॉइंट ए है 2,1, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, कोई आपसे पूछे बी पॉइंट है 3,4, बताइए पॉइंट बी का क्या पोटेंशियल होगा, तो आपको ऐसे निकालना आना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल से वर्णन भी आता है, एनर्जी कंजर्वेशन होती है, तो हमें करना आना चाहिए। अब क्या करें, बिल्कुल यही लगाएंगे, बी इनिशियल 10 वोल्ट माइनस बी ई डॉट डी आर, यानी कि 2xy i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। अच्छा, लिखा गया इंटीग्रेशन 2xy dx प्लस x स्क्वायर dy, ये डायरेक्ट इंटीग्रेट होना संभव नहीं है, अलग अलग अगर आप करोगे तो इसको ध्यान से देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डी ऑफ x स्क्वायर y। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। समझ में आता है? ऐसे कर लिख सकते हैं इसको, देखो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो एक बार तो 2xy dx, और इसको करो तो x स्क्वायर dy, ऐसे लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। अगर इसे x का फंक्शन करता आसानी से अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता। अब x स्क्वायर y को k मान लो, तो इंटीग्रेशन d क्या आ गया, तो k की लिमिट लगनी चाहिए। सोचो k क्या है, x स्क्वायर y, यानी कि k इनिशियल क्या हो गया, k इनिशियल हो गया 2 स्क्वायर इंटू 1, k फाइनल क्या हो गया 3 स्क्वायर इंटू 4, आपके सामने कुछ घटा नहीं है, समझा रहा हूं, k इनिशियल हो गया 2 × 4 और ये 3 स्क्वायर 9, कितना 9 और 9 4 जा 36, तो देखो 4 से लेकर 36 यानी कि 10 माइनस VB इक्वल्स टू 36, तो 10 माइनस VB इक्वल्स टू 36 माइनस 4 यानी कि 32, यानी कि VB की वैल्यू निकल के आई 10 माइनस 32 मतलब माइनस 22 वोल्ट। देख रहे हैं कैलकुलेशन में एरर तो नहीं करी हो, आपके सामने रटा नहीं है, बस ऐसे ही जो मन में आया बना दिया, बस बात अच्छा है। मन में क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं, पोटेंशियल निकाल सकता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं, तो सारे वर्णन में खेल सकता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी तो ऐसे कर सकते हैं, कभी ग्राफ दे दे तो कर लेना। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ऐसे में E और R का ग्राफ दे दूं, E और X का, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये X है, ऐसे मान लीजिए ये 10 न्यूटन पर कूलम है इस जगह पर, ये 2 मीटर पर, ये 4 मीटर पर, ऐसा ग्राफ दे रखा है। आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एट 0,0 10 वोल्ट है, बताइए पोटेंशियल एट 4,0 क्या होगा, तो सोच के देखिए V इनिशियल माइनस V फाइनल E dx यानी कि एरिया अंडर द कर्व है, क्या E और X के कर्व का एरिया V इनिशियल माइनस V फाइनल है, तो इसे लिख सकते हैं एरिया अंडर EX कर्व, एरिया अंडर EX या ER कर्व। क्या इसका एरिया निकाल के इसके बराबर रख सकते हैं, यानी कि 10 माइनस V इक्वल टू एरिया 10 इंटू 2 20, हाफ 2 इंटू 10 यानी कि 10 इक्वल टू 30। क्या भी निकल आया? हाँ। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, क्या पोटेंशियल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंस आ गया सब, पोटेंशियल बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ पोटेंशियल लिख सकता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या करें, 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 ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया। आ जाइए, देखो अब क्या क्या कर सकते हैं, जल्दी आ जाओ। देखो ये हो गया,
इलेक्ट्रिक फील्ड बता, पोटेंशियल बता देता हूं, पोटेंशियल बता, इलेक्ट्रिक फील्ड बता। कुछ अच्छी बातें पूछता हूं, एक स्टेटमेंट पूछता हूं, ध्यान से देखना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इक्वल टू 0 implies potential equal to 0. If potential at a point is 0 implies electric field equal to 0. आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, क्या पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा फॉल्स है, क्या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है, डी क्या दोनों फॉल्स हैं। आपको 30 सेकंड सोचना है। अगर ऐसा सवाल नहीं करा हुआ है, अपने रिकॉर्डिंग को पॉज करिए, मतलब अपने वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। 30 सेकंड बाद आंसर लगा के फिर चालू करना वापस। अब आंसर सुनिए, आंसर क्या है देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अगर 0 हो तो पोटेंशियल 0 हो, ऐसा जरूरी है कि नहीं है। मैं आपको इलस्ट्रेशन बताता हूं। क्यू 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 क्यू, सोचो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड, सोचो 0 कैंसिल हो गई, क्या पोटेंशियल 0 नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पोटेंशियल 0, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, पोटेंशियल 0 हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। देखते हैं, ये Q माइनस Q, ये माइनस Q, ये Q, ये Q। सोचो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसी वजह से इधर, इसी वजह से इधर, दोनों की वजह से नेट ऐसे आएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, पोटेंशियल 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो पोटेंशियल 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सोचो पोटेंशियल 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से कोई जरूरी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल 0 से कोई जरूरी नहीं। सोचिए ऐसी बात, a बराबर dv/dt। किसी जगह पर वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन 0 ऐसा जरूरी नहीं। पार्टिकल ऊपर है तो टॉपमोस्ट पर वेलोसिटी 0 पर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। किसी जगह पे एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी 0 ऐसा भी जरूरी नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। ये वैसी ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो पोटेंशियल 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से बात आपको समझ आई होगी। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, अब कुछ स्टैंडर्ड सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहते हैं, किसके आ जाते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन के। तो कैसे सवाल आते हैं वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। सोचो इस जगह पे पॉइंट A, इस जगह पे पॉइंट B। मैं आपसे बोलूं कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो सोच के देखो आप क्या करोगे। आप लिखोगे VA माइनस VB, यानी कि V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल टू E0 डॉट D, यानी कि E और D में एंगल कितना है, 0 है, तो E0 D। क्या VA माइनस V फाइनल इज E0 D? बिल्कुल सही बात है। सोचो A का पोटेंशियल ज्यादा है कि B का? B का। मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक तो ये बात सीखे, एक सवाल करना सीख गए। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सही बात हमें अच्छी लगी। अब क्या करें, सोचो अगर ये पॉइंट A ऐसे होता, B ऐसे होता, ये एंगल थीटा होता, तो क्या आप VA माइनस VB को क्या E0 D cos थीटा लिख देते? सिंपल सी बात है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। सोच के देखो कि अगर मैं आपको सवाल करा नहीं रहा हूँ, समझना, मैं ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, A ये पॉइंट ले लो A B C, अपने मन से पूछो किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल पूछूं, क्या आप लोग निकाल सकते हो? जवाब होना चाहिए हाँ। सवाल करा नहीं रहा हूं पर ये पूछ रहा हूं, क्या कर सकते हो? मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सोच के देखिए कैसे। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मान लेते हैं ये एंगल 37 डिग्री है, ये E0 है। मैं आपसे बोलूं यहाँ एक पॉइंट A है 2,1, यहाँ पे एक पॉइंट है 5,4। बताइए A और B के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? तो इस तरीके से करने की बजाय सोचो, रुक के पॉज करके अब सुनिए, ऐसे करने की बजाय सिंपली लिखें VA माइनस VB इज E वेक्टर डॉट R वेक्टर। व्हाट इज E वेक्टर? E0 cos 37 यानी कि 4E0 by 5 I कैप प्लस 3E0 by 5 J कैप into R वेक्टर। व्हाट इज R वेक्टर?
R vector is 5 minus 2 3i cap 4 minus 1 3j cap। वहां पे रख दो, क्या आंसर आ जाएगा? ऐसे करने की बजाय ऐसे करिए। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल पूछा जाए, क्या मैं निकाल सकता हूं? हाँ, अगर निकाल सकता हूं तो मुझे कहानी समझ में आनी चाहिए। वेरी गुड। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो भी पोटेंशियल सब जगह का निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें अच्छे से आती है। और देखो ध्यान से, क्या हमें एक और चीज तो पढ़नी चाहिए जिसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फिर से आएंगी जब आप कंडक्टर पढ़ोगे। अभी ध्यान से सुनिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नाम ही बता रहा है, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स दोज हैव सेम पोटेंशियल, दोज हैव सेम पोटेंशियल। ध्यान से देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो इस तरीके से तो हमें समझ में आता है इस लाइन पर होने वाले सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि E और D के बीच का एंगल 90 होगा। तो क्या इस वाले लाइन पर सबका पोटेंशियल सेम होगा? तो क्या इस वाले प्लेन पर भी सबका पोटेंशियल सेम होगा? ऐसे ही यहाँ पर भी जो प्लेन होगा उसका पोटेंशियल हर पॉइंट का क्या सेम होगा? आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इस प्लेन पर सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट पे भी सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। इन्हें नाम दिया गया प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ऐसी कहानी बिल्कुल आती है जब आप पढ़ते हो वेव फ्रंट्स इन वेव ऑप्टिक्स। तो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस 3 स्टैंडर्ड तरीके के जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो फटाफट बना देता हूं रिवीजन के पर्पस से। तो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऐसे ही अगर आपका पॉइंट चार्ज हो तो आपको खुद को समझ में आता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर पोटेंशियल के इक्वी बाई r होता है। तो अगर r दूरी सेम है तो क्या ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाएंगी? ये कहलाएंगी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या कहलाएंगी? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इस पॉइंट का पोटेंशियल kq बाई r1 है, इसका kq बाई r2 है। इस पे अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज q0 फ्रॉम a to b, व्हाट इज द वर्क डन मेजर्ड इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम a to b, जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा 0, क्योंकि एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराने पर कोई भी वर्क डन संभव नहीं है क्योंकि उनका पोटेंशियल सेम है। पर हाँ, अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराऊं तो क्या वर्क डन होगा? हाँ। ऐसे एक और जो स्टैंडर्ड है, ध्यान से देखो, अगर आपका लाइन चार्ज है, कैसा चार्ज है? लाइन चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर, तो सोचो उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी सिलेंड्रिकल। ये स्टैंडर्ड है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसके अलावा भी हो सकती है, पर ये स्टैंडर्ड है। अपने इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, ध्यान से देखिए, वो फिर से ऐसे आती हैं, फिर से देखो इस प्रकार है ना, देखो भाई, हाँ भाई ये सही समझ आ रहा है। अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो क्लैरिटी से समझ आएगा कि क्या समझ आएगा? देखो कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं? हाँ, देखो बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हाँ, कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द लोकस ऑफ पॉइंट दोज हैव सेम पोटेंशियल, दोज हैव सेम पोटेंशियल। इन स्टैंडर्ड तरीके की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं। ऐसे ही कहानी वेव ऑप्टिक्स में आती है जब आप वेव फ्रंट पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? वेव फ्रंट। तब ये कहानी आप कर लेते हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे 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 कर सकते हैं, बहुत सुंदर, बढ़िया, अच्छा लगा। मैं आपको एक मैथमेटिकल सवाल करा देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। देखो ध्यान से, आप प्रॉपर्टीज जो अपने आपको स्टडी मटेरियल मुहैया कराया है वहां से आप ले सकते हो। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, कई लोग हमसे लगातार YouTube पे मेरे WhatsApp पे मैसेज आ रहे हैं कि सर डाउट कैसे क्लियर होंगे, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा। बेटा लेक्चर्स ही फ्री हैं सब बच्चों के लिए, क्योंकि 5-7 हज़ार बच्चे रोज, 8-10 हज़ार बच्चे रोज देख रहे हैं। तो हमारे लिए सबको मुहैया कराना पॉसिबल नहीं है। जो भी बच्चे डाउट्स पे क्लैरिटी करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल PDF अपलोड होना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, ये जो YouTube पे वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं ये कुछ ही दिन तक मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको हमारे मोशन की वेबसाइट पर नीचे जो मेरे लेक्चर्स के नीचे लिंक दिया गया है वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए, तभी आपको फ्री मुहैया होंगे। एक हमारी ऐप
के साथ एसोसिएशन हुआ है वहां पे जाके, वरना कुछ दिन बाद बंद हो जाएंगे, तब उस ऐप पे भी आपको फ्री मिल जाएंगे। पर अगर आपको डाउट चाहते हो पूछना, डाउट कैसे सर, हमने बहुत सिस्टमेटिकली फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अपने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं। उनमें आप जो भी डाउट पोस्ट करते हो हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स उनको 24 घंटे के अंदर क्लियर कर देते हैं। आपको स्टडी मटेरियल आपको ऐप पर पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, टेस्ट पेपर प्रॉपर मिल जाएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बेटा तो नेक्स्ट 2 महीने के लिए इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई महंगा नहीं है, 5000 रुपए का है, ऐसा मत सोचिए मैं कोई सेल कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से विश्वास दिलाता हूँ ये 5000 रुपए आपके वेस्ट नहीं होंगे। हम प्रमोशनल एक्टिविटी ही चला रहे हैं अभी कोविड-19 में कि भाई घर बैठे हैं तो कुछ तो करें। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फ्री देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो भी बुक्स आपने करी उससे करिए। और सबके डाउट हमारे लिए क्लियर करना संभव ऐसे नहीं होगा, तो आपको इसलिए प्रीमियम कोर्स परचेज करना पड़ेगा। कर लीजिए, मैं बार फिर से विश्वास कर रहा हूँ, अगर 5000 का अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो, आपके वेस्ट नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखें, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेईई की कर रहे हो, चाहे एडवांस की कर रहे हो, जब तक आप एग्जाम नहीं होंगे हम आपका साथ देंगे। मेरे हिसाब से जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, जिनके कमेंट्स में डाउट आ रहे हैं, उनको ये मैं क्लियर कर रहा हूं। पर लेक्चर्स फ्री में मिलते रहेंगे, पर YouTube पे नहीं मिलते रहेंगे। फिर एक बार कह रहा हूं, नीचे दिए गए लिंक पर आप वेबसाइट पर रजिस्टर कर लीजिए। आपको ऐप पे बाद में जाना पड़ेगा, हमारे लोग आपको उसको ट्रांसमिशन कर देंगे, तभी आपको फ्री दिखाई देंगे, वरना नहीं। खैर आगे चलते हैं। अगर हमने बोला कि भाई ऐसे अपने सवाल हैं, कभी आपके पास मान लीजिए मैं आपको सवाल दे दूं कि यहाँ से a दूरी पर एक -2q चार्ज है, यहाँ से a दूरी पर एक और q चार्ज है। आपसे पूछा जाए फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स दोज हैव, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स दोज हैव सेम, those have zero potential in xy plane, zero potential in xy plane। मैथमेटिकल सवाल है तो आप ध्यान से देखो, in xy plane। तो आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए क्या कैसे करोगे, लेक्चर को पॉज करके सवाल को ट्राई करिए। करिए पॉज। चलो अब बताता हूँ सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन को देखिए, सिंपल मैथमेटिकल है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट x कॉमा y मान लीजिए, इसकी वजह से पोटेंशियल लिखिए k -2q बाई अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखो, x माइनस a का ये कोऑर्डिनेट कितना है -a, 0, तो x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इसकी वजह से kq बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस a का होल, सॉरी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। q ने q को मार दिया, इधर उधर ले गए तो 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो ये 4 बन गया। तो ध्यान से देखिए 4 हो गया, तो 4x स्क्वायर, उधर से 1x स्क्वायर, ध्यान से देखिए कट गया, बचा 3x स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बच गया, 3a स्क्वायर बच गया। ध्यान से देखिए यहाँ पे बचेगा 4 2 जा 8xa माइनस 8xa, उधर है प्लस 2xa, तो हो जाएगा -10xa। इधर से आएगा, ध्यान से देखो, ये 4y स्क्वायर, उधर से आएगा कितना y स्क्वायर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगेन इट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2gx माइनस c इक्वल टू 0। वैसी इक्वेशन दिख रही है, तो क्या हम लोकस भी निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। आइए प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं डाइपोल की। किसकी अभी बात करते हैं? डाइपोल की। डाइपोल पहली बात क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब डाइपोल के हिसाब से ही बने हुए हैं, तो जितने भी मटेरियल होते हैं वो डाइपोल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, वैसे ही मटेरियल बिहेव करता है। तो डाइपोल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप NaCl स्ट्रक्चर मान लीजिए, कोई भी मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, वो सब मॉलिक्यूल्स प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं, तो डाइपोल्स की तरह एक्ट करते हैं। डाइपोल हम सब लोग जानते हैं एक -q और एक +q के कॉम्बिनेशन से बना होता है। इनके बीच की दूरी d होती है। इनका जो डाइपोल मूवमेंट अपन लिखते हैं p, वो लिखा जाता है q × d। हम इसके डायरेक्शन देते हैं माइनस से लेकर
प्लस तक, ठीक है। तो अपन इस यूनिट वगैरह अपन लिख सकते हैं कूलम मीटर, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हैं। ये अपन ने सिंपल से इसकी बात करी डाइपोल की। तो डाइपोल मूवमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर प्रेजेंट एट अ सेपरेशन d। जनरली हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे NaCl या कोई भी अपन जो ले सकते हैं Na+, Cl-, तो आपको समझ में आएगा कि बीच की जो दूरी होती है एंगस्ट्रॉम में होती है, तो ये काफी छोटी वैल्यू होती है, पर डाइपोल्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो कुछ तरीके से सवाल जैसे अगर कोई अभी आपके सामने आ जाए, क्या ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका H+ है, ये आपका ऑक्सीजन है, आपका H+ है, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो हमें समझ में आ जाएगा H+ जो अपन ने बात करी, ये अपने डाइपोल है, ये अपना डाइपोल बन गया, -2 यहाँ पे हो गया, तो जो समझ में आ गया इसका एक डाइपोल मूवमेंट ऐसे हो गया, एक डाइपोल मूवमेंट ऐसे हो गया, इसका P-net ऐसे हो गया, ठीक है। तो ऐसे डाइपोल अपने स्ट्रक्चर करे जाते हैं। इससे कई अच्छे सवाल आ सकते हैं डाइपोल के, अगर मैं आपसे बोलूं तो इस पर कई तरीके के सवाल करे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन ने इसको -2 जो यहाँ पे इसको तोड़ लिया, आपसे P-net पूछा जा सकता है, इसमें एंगल वगैरह पूछे जा सकते हैं, और किस तरीके थोड़ा आपको अच्छा इलस्ट्रेशन लेना हो तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, क्रैश कोर्स से ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा पूरा +2 चार्ज है और यहाँ पे आपके पास -2 चार्ज है। इस सिस्टम का आपसे डाइपोल मूवमेंट पूछ लिया जाए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन प्लस और q का है, पर क्या ये क्वार्टर आर्क पे बिखरा हुआ है। इसको करने का तरीका होगा, थीटा पे जाके d थीटा का एक एलिमेंट लीजिए, इस छोटे से एलिमेंट में का जो पे चार्ज होगा वो होगा q/π/2 इंटू d थीटा। मैंने ऐसा क्यों करा, q चार्ज बिखरा हुआ है π/2 में, तो d थीटा में होगा इतना। इसको छोटा सा dq मान लीजिए, तो यहाँ पे भी -dq तोड़ लीजिए, इसकी वजह से और इसकी वजह से तो छोटा सा डाइपोल मूवमेंट आएगा माइनस से प्लस की तरफ, वो dp ऐसे आएगा एंगल थीटा पर। क्या ऐसे dp बहुत सारे होंगे जिनको आपको तोड़कर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट इधर आएगा dp cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा dp sin थीटा। पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस समझ जाइए। इसको अलग इंटीग्रेट करिए, इसको अलग इंटीग्रेट करिए, आपके पास P-net आ जाएगा। अगर डाइपोल मूवमेंट निकालने का टफ सवाल भी आ जाए तो हमारे लिए करना बड़ी बात नहीं है, हम उसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक भाई। अब हम काम की बात पे दोबारा आते हैं। डाइपोल पर बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रूफ वगैरह किसी में नहीं जा रहा हूँ, फॉर्मूले डायरेक्ट बताता चल रहा हूँ, याद होने चाहिए। मान लीजिए आपका एक डाइपोल है ऐसे, जो कि -q + q है और इसके बीच की दूरी 2a है, और यहाँ से r दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और तो इसका डाइपोल मूवमेंट हो गया q × 2a, और ये माना जाता है कि r बहुत बड़ा है 2a से, तो ये डाइपोल मूवमेंट, इस डाइपोल की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है 2kp/r³। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो 2kp/r³। ध्यान से सुनिए, प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। r बहुत बड़ा है, ये याद रखना है, इनके बीच की दूरी में p वेक्टर, यानी कि जिधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर आपसे पूछ ले, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, रखने वाली चीजें याद होनी चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। ध्यान से देखो भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल, यहाँ पे अपना डाइपोल है P, यहाँ पे अपन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इसके किसी भी दूरी पर, अभी भी असम्पशन वैलिड है कि R बहुत बड़ा है इसके A से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -kp/r³। माइनस का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट टू p वेक्टर होगी। फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए भाई, एक्सिस पर हो गया, डाइपोल पर हो गया, मतलब परपेंडिकुलर पे हो गया, एक्सिस पे हो गया। कोई भी अगर जनरल पॉइंट ले लिया जाए, ये PAR, अभी भी R बहुत बड़ा है, ये थीटा एंगल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। ध्यान से देखो, kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, परेशान बिल्कुल नहीं होगे। ध्यान से देखो, क्या ये हमें वास्तविकता में ये भी फॉर्मूला दे सकता है। अगर ये रख लेते दोनों अपने आप याद हो जाते हैं। सोचो, अगर एक्सिस पे ले लो तो क्या थीटा 0
थीटा 0 तो cos 0 तो 1 तो 1 + 4 2 kb/r³ बिल्कुल सही। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो तो क्या 90 आ गया, 90 आ गया तो बात बहुत बढ़िया हो गई, 90 आ गया तो ये 0 हो गया तो kb/r³ क्या बिल्कुल सही आया। डायरेक्शन के लिए थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, कैसे ध्यान से देखो। असलियत में इस सवाल को ऐसे करा जाता है कि इसमें वास्तविकता में इसको दो हिस्सों में तोड़ा जाता है। इधर तोड़ा जाता है p cos थीटा, इधर तोड़ा जाता है p sin थीटा। तो इस p cos थीटा की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 2kp cos θ/r³। तेज बोल रहा हूँ थोड़ा सा, और आप समझ पाएंगे क्योंकि ये उन्हीं बच्चों के लिए बात है जो एक बार थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। p sin थीटा अगर अपन बात करें तो इसकी वजह से ऐसे अगर है तो अपने को समझ में आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो लिखा जाएगा kp sin θ/r³। समझ में आया क्या? kp/r³ होता है kp sin थीटा अपोजिट ले लिया। अब सोचो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे यहाँ कहीं आएगा जिसे अपन पी नेट बोल रहे हैं, जो ये फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करें पी नेट क्या ई नेट जो अपन बोल रहे हैं वो ये है। ये एंगल अल्फा आप निकाल सकते हो, ध्यान से देखिए। tan अल्फा बराबर kp sin θ/r³ अपॉन 2kp sin θ/r³ यानी कि tan θ/2। यानी कि अगर पी नेट की बात करें तो उसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, कहां से थीटा से, यानी हॉरिजॉन्टल से बात करो तो ऐसे थीटा प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपके सामने है। वैसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। कभी भी अगर सवाल आ जाए बेटा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल बोलूं कि ऐसे डाइपोल है P और ये एंगल 37 डिग्री है, बताइए यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप इस P को दो हिस्सों में तोड़ लो। इधर लिख लो 4p/5, इधर लिख लो 3p/5 और इसके लिए ये एक्सियल पॉइंट ले लो, सॉरी परपेंडिकुलर ले लो, इसके लिए एक्सिस ले लो और सॉल्व कर लो। तो रटने के साथ साथ बात समझ में आनी चाहिए। क्या मन में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं? अब कोई भी सवाल मुझे मुझसे हो जाए, कोई भी सवाल मुझसे हो जाए, बिल्कुल सही बात है। चलो और सुनते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। फिर से फॉर्मूले प्रूफ नहीं करते हैं, रखते हैं, उससे बनने वाले अच्छे सवालों पे बात करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, फिर से वही बात, एक्सिस, परपेंडिकुलर और जनरल डायरेक्ट लिखते हैं। अगर एक्सिस वाला पॉइंट है ये P है तो फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिए, kp/r²। फिर से देखते हैं, अगर ये आपका डाइपोल है और ये एक्सियल वाला पॉइंट है तो ये है kp/r²। ये P है, यहाँ से दूरी r है, बाकी सारी चीजें वैसे ही है। अगर ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो समझ में आता है यहाँ माइनस यहाँ प्लस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल होगा 0, दूरी है बराबर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी जनरल पॉइंट है तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, ये P है, ये R है, ये एंगल थीटा है, तो देखिए पोटेंशियल होगा kp cos θ/r²। ऐसा क्यों हुआ सोच के देखो, इसके दो कंपोनेंट करें, इधर p cos θ, इधर p sin θ। p sin θ की वजह से 0 बचा सिर्फ kp cos θ/r²। बिल्कुल सही। तो ये रख लो तो अपने आप दोनों आ जाएंगे। मैं इसमें एक सवाल आपसे पूछता हूं, ध्यान से देखो। अगर पोटेंशियल लिखना आ जाए तो फायदा क्या क्या होता है? पोटेंशियल लिखना आए तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आता है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आए तो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आती है, तो वर्णन लिखना आता है। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं, प्यारे बच्चों वीडियो को रोक कर जरूर देखना, कि आपके पास एक डाइपोल है, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट A है, यहाँ से इधर 2 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट B है। कोई आपसे पूछे वर्णन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वर्णन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मूविंग Q0 चार्ज, इन मूविंग Q0 चार्ज फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B। सवाल समझ लीजिए कि अगर मैं एक Q0 चार्ज को A से B ले जाऊं, कहां ले जाऊं? A से B ले जाऊं, तो क्या ये हमारे काम की बात है? हाँ बिल्कुल काम की बात है, 110% काम की बात है। तो अपन सवाल को करेंगे। अब सवाल करिए, वीडियो को रोक के करिए, गलती मत करिए, कर लो, अपने आंसर निकालो, फिर सॉल्यूशन सुनना।
ठीक, आशा करता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा रोक के। अब सुनते हैं वर्णन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। वर्णन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है माइनस क्यू डेल्टा वी। माइनस क्यू डेल्टा वी मतलब क्या, क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। मैंने उल्टा कर दिया इसको। तो क्यू वी इनिशियल कौन है, ए, और वी फाइनल कौन है, बी। ऐसे लिख लेते हैं। ए का पोटेंशियल कितना है, के पी बाई 1 स्क्वायर, और बी का कितना है, के पी बाई 2 स्क्वायर। अगर आपने ये करा है तो गलती कर गए हैं। यहाँ के पी बाई 1 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाला बी के पास है तो माइनस के पी बाई 2 स्क्वायर। के पी बाई 1 स्क्वायर तो बच्चा रख लेता है, पर वो ये याद नहीं रखता कि ये पॉजिटिव है। अगर इधर आर दोगे माइनस वाले के पास तो माइनस के पी बाई आर स्क्वायर है। देखो यहाँ पे cos थीटा अपने आप संभाल लेगा उस बात, 90 से जैसे इधर ज्यादा होगा ना वो अपने आप संभाल लेगा उस बात, पर यहाँ बच्चा गड़बड़ कर जाता है। हो सकता है आपने करी तो सोचो यहाँ पे जो आंसर आपने गड़बड़ कर दी होगी और गलत वाला आंसर पक्का मिलेगा। ए का पोटेंशियल कितना हुआ, के पी बाई 1, और बी का पोटेंशियल कितना है, माइनस माइनस प्लस यानी कि के पी बाई 4। यहाँ बच्चा गलती कर जाता है, तो इस बात को ढंग से ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। गड़बड़ नहीं करनी। पोटेंशियल कितना आना चाहिए कि पोटेंशियल कितना से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो मुझे सारे वर्णन की कहानी समझ में आनी चाहिए और ये वाली गलती आप नहीं करोगे। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। चलो भाई, क्या मुझे डायपोल निकालना आता है, हाँ। क्या मुझे डायपोल के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक निकालनी आती है, हाँ। क्या मुझे डायपोल के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना आता है, हाँ। क्या उसके इलेक्ट्रोड निकालना आता है, हाँ। इतनी बात सीख गए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए भाई अब क्या करें, 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 चलो और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ, जो आपके कोर्सेज में मेंशन है, चाहे वो जेईई हो चाहे नीट हो, आपके कोर्सेज में जो मेंशन है वो है कि बिहेवियर ऑफ dipole in a uniform electric field, behavior of a dipole in a uniform electric field। ध्यान से देखो, अगर ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर हम एक डाइपोल ले लें माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे ले लें, चाहे इसको ऐसे ले लें, ध्यान से देखिए, ऐसे माइनस क्यू प्लस क्यू, तो आपको समझ में आएगा इन तीनों सिचुएशन में नेट फोर्स तो 0 है। जैसे इस वाले में देखो आप, तो ये क्यूई, इसमें देखो इधर भी क्यूई, इधर इसमें क्यूई, इधर क्यूई, इधर क्यूई, इधर क्यूई, क्या नेट फोर्स हर जगह 0 है, हाँ। तो क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, हाँ। पर क्या डाइपोल पर टॉर्क 0 होता है, नहीं। क्या इस पे 0, हाँ। टॉर्क क्या इस पे 0, हाँ। पर इस पे टॉर्क 0 नहीं है, पर टॉर्क हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, पर क्या नेट फोर्स हमेशा 0 है, हाँ। कोई आपसे पूछे कि नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, तो आपका आंसर होगा यस, करेक्ट, कोई बुराई नहीं। चलिए भाई, ये बात हम समझ गए अच्छे से। तो डाइपोल पर टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, फिर बिना प्रूफ करे समझते हैं। अगर डाइपोल P ऐसे है, ये एंगल थीटा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला है P क्रॉस E। P क्रॉस E रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला है P क्रॉस E। क्या है, P क्रॉस E। बहुत बढ़िया, ये वाली कहानी अपने को समझ में आ गई। अब जैसे टॉर्क की कहानी आती है, वैसे ही बहुत सारे सवाल मैं करा नहीं रहा हूं, पर बन सकते हैं किस पर, रोटेशनल पर। क्यों टॉर्क बराबर आई अल्फा। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, सवाल बताता हूं कैसे कैसे बन सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कि ऐसे आपका डाइपोल, हाँ। तो भाई, तो जैसे इसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू, मान लीजिए अपन ऐसे लेते हैं, ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, इसके बीच की दूरी a है। कोई आपको एंगल 3753 जो आपकी थर्ड दे दे, आपसे पूछे कि बताइए इसमें इस इंस्टेंट पर छोड़ते ही क्या अल्फा होगा, तो आपका फॉर्मूला होगा टॉर्क बराबर आई अल्फा। इसके सेंटर के अबाउट आई निकालिए, अगर इसका मास mm है, अल्फा आपका निकल आएगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला आप ये लगा दोगे। कभी आपसे पूछ ले, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपसे कई तरीके से बातें पूछ सकता है। आप ध्यान से देखो, तो इस वाले डाइपोल को अगर मैं थोड़ा सा हिला के छोड़ दूं तो ये ऑसिलेशन करने लगेगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। और सोचो, इसको अगर आप थोड़ा सा घुमा के छोड़ दो, इसको आप थोड़ा सा घुमा के छोड़ दो, अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा के छोड़ दो, तो आपको बेसिकली ये अनस्टेबल दिखेगा। कैसा दिखेगा, अनस्टेबल। कैसा दिखेगा, अनस्टेबल। तो इसमें जो भी अनस्टेबल आएगा, अनस्टेबल आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, अनस्टेबल की बात हो गई। ये अनस्टेबल आया, ये अनस्टेबल आया, ये स्टेबल आया। प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब देखो अच्छे समझ गए,
स्टेबल, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल में कोई बात होगी। जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्या उसमें से टाइम पीरियड पूछा जा सकता है? कभी सुना हो तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट i बाई k, ठीक है? क्या हम i लिख सकते हैं? हाँ, ठीक। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सुना हो जैसे टॉर्क बराबर माइनस k थीटा, ऐसे रेगुलर सिस्टम की इक्वेशन, क्या इसमें भी सवाल बन सकता है? हाँ, बन सकता है। तो अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। कैसे टॉर्क के सवाल आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। टॉर्क बराबर माइनस k थीटा, फिर वो आपसे एंगुलर सिस्टम के सवाल में पूछ सकता है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस सेक्शन से वो टॉर्क के एंगुलर सिस्टम के सवाल आपसे पूछ सकता है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एंगुलर सिस्टम में बेसिक आता है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक भाई, अब क्या करा जाए देखो, और देखते हैं, अच्छे से आगे चलते हैं। देखो ये हो गया। ऐसे ही अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि भाई डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी से पूरा लंबा प्रूफ होता है, कोई जरूरत नहीं, समझ। अगर एक डाइपोल ऐसे है कि थीटा एंगल पर, तो इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहलेगा माइनस पी डॉट ई। कितना है? माइनस पी डॉट ई। अच्छा खासा प्रूफ होता है, ऐसे प्रूफ में नहीं जा रहा हूं। अब पहले समझे कि इसको माइनस पी डॉट ई तो अपने आ गया। किसी भी जगह की पोटेंशियल एनर्जी जब लिखी जाती है तो ये पता होना चाहिए कि एक जगह जीरो मानते हैं। ये फॉर्मूला तब आया है वैलिड व्हेन we have assumed that इस सिचुएशन में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी गई। तब ये फॉर्मूला आया है। जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 90 डिग्री एंगल है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी गई? जीरो। तब ये फॉर्मूला आया माइनस पी डॉट ई। ये थोड़ी सी याद रखने वाली बात है। खैर, हमसे सवाल कैसे आ सकते हैं? आपके पास सवाल आ गया भाई, कैसे आया मैं आपको बताता हूँ कि ये डाइपोल है, उसको मैंने 53 डिग्री से छोड़ दिया। बताइए जब वो सीधा होगा तो उसकी क्या ओमेगा होगी? ऐसे रिलीज कर दिया। सोचो आपको क्या करना होगा? एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखो, 53 डिग्री पे ऐसे करा, ऐसे छोड़ दिया। जब ऐसे हमने छोड़ दिया तो ओमेगा से छोड़ा, अपन ने ऐसे करा तो ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब अगर अपन देखें 53 डिग्री रिलीज ये करा तो इस इंस्टेंट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से? काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई cos जीरो लिख देंगे, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा। इसका सवाल सॉल्व हो गया। कभी आपसे पूछे बताइए यहां से लेकर यहां तक व्हाट इज द वर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्या वर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नथिंग बट माइनस डेल्टा यू, दैट इज का यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तब से फिर से फॉर्मूला आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है? तो अपने को ऐसे पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं जो अपने को करने आने चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो और सुनते हैं। तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है? डाइपोल का टॉर्क इतना आता है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, डाइपोल का पोटेंशियल कितना आता है। कभी-कभी अगर आपसे पूछ ले कि डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ज्यादा नहीं आने के चांसेस हैं, पर अगर कभी पूछ ले कि कोई डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म, डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, किसमें हो? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उस पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुने। ये अगर डाइपोल है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कोई जो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो इस पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला प्रूफ से फिर से कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूला है माइनस पी डीई बाई डी आर। पी डीई बाई डी आर मतलब डी बाई डी आर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर। हाँ, लो हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। मान लीजिए आपसे बोलिए कि ऐसे आपका है ना लैम्डा कूलम पर मीटर है। बताओ यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है आर दूरी पर, बताओ इस पर एस की वजह से क्या फोर्स होगा? तो सोचो आप पी डी ई इसकी वजह से यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? 2k लैम्डा बाई आर बाई डी आर।
भाई यार, तो अपन फोर्स आ गया। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी, लॉजिकली यहाँ पर ज्यादा होगी, तो क्या ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये वाला कम होगा, तो नेट फोर्स इधर आ जाएगा। और ये नेट फोर्स का फॉर्मूला ये रहा। और 2 के लैम्डा बाई आर, 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन आप सब लोग कर सकते हो, क्लैरिटी है अपने को, -1 बाई आर स्क्वायर लिख दिया, अपनी बात खत्म हो गई। ये ऐसे सवाल हो गए, ऐसे रिंग रख लो, कुछ भी रख लो। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो डाइपोल का फोर्स कैसे निकाला जाता है, ये आपको क्लैरिटी से आना चाहिए। इसमें एक और चीज पूछ लेते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, P1 ये P2, बताइए P1 P2 पर कितना फोर्स लगाएगा। फिर से फॉर्मूला P/dE/dr, अब P2 लिख लो और E किसकी वजह से लिखो, P1 की वजह से। P1 की वजह से यहाँ पे फील्ड होती है D, 2k P1/r³ क्या 1/r³ का इंटीग्रेशन -3/r की पावर 4, तो आ जाएगा 6k P1/P2/r की पावर 4। बढ़िया सवाल है, टफ सवाल। अगर समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।